वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th केमिस्ट्री की पूरी किताब के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और एक ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही रहते हैं। क्योंकि क्लास 12th केमिस्ट्री का आपका 100 नंबर 70 नंबर का पूर्णांक होता है, 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल्स होते हैं और कुल मिला के आपको 100 नंबर दिए जाते हैं एक सब्जेक्ट के। ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है, ये 30 नंबर तो आपके कॉलेज और प्रैक्टिकल के हो गए, लेकिन इन 70 मार्क्स में आपको अपनी मेहनत करनी होती है। और आपको एक बात बता दें, अगर पूरी बात की जाए तो लगभग आपके 5 नंबर पर 1% बनता है कि नहीं बनता है। लगभग 5 नंबर पर आप लोगों का 1% बनता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। अगर आपने 2 नंबर ले लिए और या 3 नंबर आपको मिल जाते हैं तो लगभग आधा % बन जाता है। और अगर आप लोग समझिएगा कि अगर आप लोग इस समय देख रहे हैं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम या जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, वहाँ पर अगर आपका पॉइंट 1 तक ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पर मायने रखता है 0.01 तक। तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आपका 12th का बोर्ड एग्जाम आपका भविष्य निर्धारित कर सकता है। तो इसीलिए आपको 12th में अच्छे से तैयारी करना है। आपके पास जो भी समय बचा है, ऐसा नहीं समय को आप कहें कि हमने तैयारी नहीं की, आप ऐसे निकाल दें। इस समय का आप उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए और इस समय को आप बेहतर बनाइए और बेहतर ढंग से तैयारी करिएगा। तो इसीलिए हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 10 सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे। मैंने पहले बताया 10 सबसे महत्वपूर्ण हैं और आप देखेंगे तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे या बोर्ड पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको 100% चांस है कि वहाँ पर आपको ये जरूर मिलेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के होने वाले हैं वो सभी हम अपने चैनल पर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिक्तिका किसे कहते हैं। देखिए, रिक्तिका किसे कहते हैं क्वेश्चन अगर आप लोग देखते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिला होगा। अब हम बात करते हैं रिक्तिका किसे कहते हैं। आप देखिए, रिक्तिका, रिक्त मतलब खाली स्थान। देखिए, आप लोगों ने पहले कुछ एग्जाम देते थे, हम लोग जब क्लास 8 में थे या 9th में थे तो वहाँ पर आते थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन दिया होता था इस तरीके से, जैसे यह क्वेश्चन दिया यहाँ तक लिखा है, लेकिन फिर यहाँ पर डॉट 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 होता था, फिर लिखा है। आप समझिए, अगर दिया है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी है, किस एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी है, यहाँ पर ऑप्शन छूटा था तो ये रिक्त स्थान होता था। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी होती थी, तो रिक्त स्थान की वहाँ पर पूर्ति करना। और यहाँ पर सिर्फ बता रहा है रिक्त स्थान, ये जो खाली स्थान है इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे, हमें केमिस्ट्री की भाषा में एग्जामिनर को समझाना है, क्योंकि केमिस्ट्री में आया। तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। पहले हम आपको इसकी डिफिनेशन बताते हैं, फिर एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ केमिस्ट्री की भाषा में आपको समझाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप देखिए इसमें क्या लिखा है, आप इसको पहले एक बार अपने मन से पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें लिखा है गोलों के मध्य जो खाली स्थान उपस्थित होता है उसे ही रिक्तिका कहते हैं। समझिए, आप इसको अगर समझेंगे तो देखिए, अगर मान लीजिए एक गोला है, एक कोई एक गोला है, आप इस स्थान को मत समझना कि जो रिक्त स्थान है। एक गोला मेरा ए है और एक गोला हमने ए बनाया। देखिए स्टूडेंट, हमारा पूरा गोला गोल नहीं बना, इधर देख लीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल नहीं बन पा रहा है। अगर स्टूडेंट आप तीनों गोले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गोल बनाएंगे तो इसके बीच में एक स्थान बच जाता है। ये जो स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला स्थान, इसे ही हम रिक्तिका कहते हैं, इसे ही रिक्तिका कहते हैं। और इसमें देखिए, आपको एक शर्त पता चली, अगर हम 2 गोलों को रखें तो रिक्त स्थान नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन एक आ जाता है रिक्तिका के लिए मिनिमम कितने गोले होने चाहिए, तो वहाँ पर आप 1 2
3, लगभग 3 गोले से कम होंगे तो हमारा ये जो रिक्त स्थान है बीच वाला है वो नहीं बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। देखिए क्या लिखा है, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में अनेक अंतराकाशीय स्थान होते हैं। अगर षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन हम बनाते हैं तो उसमें अंतराकाशीय स्थान में अनेक स्थान होते हैं। ये रिक्तिका 3 समीपवर्ती गोलों के मध्य, हमने अभी बात की कितने गोलों के मध्य होना चाहिए, 3 समीपवर्ती गोलों के मध्य या बीच में स्थित होती है। ये जो गोलों के बीच में देखिए, ये जो 3 गोले हैं इसी के बीच में ही तो ये स्थित है, तो इसी के बीच में स्थित होती है। ये रिक्तिकाएं, त्रिकोणीय रिक्तिका 2 प्रकार की होती है। एक पंक्ति में त्रिकोण के कोनों के ऊपर स्थित होते हैं। एक पंक्ति होती है उसमें त्रिकोण के कोनों पर उपस्थित होते हुए या स्थित होते हैं। तो आई होप ये वीडियो, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। तो आप हमें कमेंट करके बता देना ये क्वेश्चन और वीडियो कैसा लग रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आद्य एकक कोष्ठिका BU बेसिक यूनिट सेल, बेसिक यूनिट सेल, और कभी कभी आ जाता है BC के नाम से भी आ जाता है। और वैसे तो इसका नाम देखिए आद्य एकक कोष्ठिका और एक कम आता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक यूनिट सेल, ये क्वेश्चन इस तरीके से ज़्यादा आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए इसमें अगर बेसिक यूनिट सेल की हम बात करें तो इसमें बेसिक यूनिट सेल होता क्या है, या आप इसी को बेसिक यूनिट सेल जो है इसे ही हम सिंपल क्यूब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब CUBE, सिंपल क्यूब, ठीक है। ESC ज़्यादातर होता है, सिंपल क्यूब के नाम से भी आता है। अब देखिए समझिएगा इसकी परिभाषा क्या है। देखिए जब अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं तब उसे सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। देखिए हम इसको समझाते हैं, जब अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं, कोनों पर। देखिए अगर हमने, समझिए आप इस तरीके से एक बॉक्स बनाते थे, देखिए समझिए अगर हम सिंपल क्यूब की बात करें तो यहाँ हर कोने पर अवयवी कण होंगे, हर कोने पर एक एक, जो भी यहाँ पर कोने हैं हर कोने पर अवयवी कण। देखिए यही बात कह रहा है, प्रत्येक कोने पर या जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते तो उसे हम सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। देखिए यहाँ पर जो भी कोने हैं उन्हीं पे उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और हर कोने पर उपस्थित है भी है शर्त, हर कोने पर उपस्थित होते हैं। और सिर्फ कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोने पर उपस्थित है, तो इसे हम सिंपल क्यूब भी कहते हैं, SC भी कहते हैं, इसे ही हम आद्य एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा परासरण दाब के ऊपर है। परासरण दाब, देखिए दाब क्या होता है, दाब समझिए, दाब क्या होता है, आप किसी चीज़ को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं तो दाब होता है। समझिए अगर हम बाई चांस कि हम गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाते हैं, जो गाड़ी होती है उसमें हम ब्रेक क्यों लगाते हैं। देखिए गाड़ी में ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं कि गाड़ी जो है ब्रेक दाब डालती है तो गाड़ी रुकती है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, तो वो गाड़ी का ब्रेक दाब हो गया। और यहाँ पर हमें परासरण दाब बताना है, तो जो परासरण की क्रिया को रोक सके उसे हम परासरण दाब कहते हैं, सिंपल बात है। तो यही चीज़ आपको लिखना भी है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। क्या इसमें दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल भाषा में है कि परासरण क्रिया को हमें रोकना है तो उसके लिए हमें एक दाब लगाना पड़ेगा, जो दाब लगाएंगे उसे ही हम परासरण दाब कहेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबसे सरल भाषा में हमने आप लोगों के लिए लिखा है। अब हम बात करते हैं आदर्श विलयन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। देखिए आदर्श विलयन वे होते हैं जो इनका हम किसके अनुसार करते हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट के नियम के अनुसार करते हैं, कुछ शर्तें होती हैं उनके अनुसार करते हैं। देखिए समझिएगा, वह विलयन जो सांद्रता तथा ताप के एक विशाल परास में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। समझिए एक कोई विलयन है जो सांद्रता तथा ताप,
इसमें दो कॉन्सेंट्रेंट की दी गई हैं, सांद्रता तथा ताप कि एक विशाल परास में जो सांद्रता तथा ताप, सांद्रता भी होनी चाहिए और ताप जो है एक विशाल परास में यानी कि एक निश्चित में हो, तो उसमें जब राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हों, राउल्ट का जो नियम है, जो हमारे राउल्ट साइंटिस्ट थे उनका जो नियम है उनका पालन कर रहा हो, तो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन होते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए समझ लीजिए, वह विलयन जो सांद्रता तथा ताप के एक विशाल परास में, सांद्रता तथा ताप के एक विशाल परास में राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे ही हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब आपको ये पढ़े नहीं होते हैं, आप किताबी लैंग्वेज पढ़े होते हैं, तो हो सकता है आप लोगों को कठिन लगे हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे। अब हम बात करते हैं अधिशोषण क्या होता है। देखिए अधिशोषण की बात कर लेते हैं। अधिशोषण किसे कहते हैं? अधिशोषण, अधि मतलब आधा, शोषण मतलब किसी के ऊपर शोषण। समझिएगा, पहले आप परिभाषा समझिए, फिर इससे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपके लाइफ जो डेली जीवन, डेली लाइफ रूटीन में इसको फॉलो करके बताएंगे। किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना, कोई भी पदार्थ है किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होता है या उस पदार्थ पर बने रहना ही अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण एक सतही घटना है। समझिए, अगर कोई पदार्थ है उस पर किसी भी पदार्थ की दूसरी उसके पर किसी भी पदार्थ का आकर्षित होना उसकी ओर और उस पर बने रहना ही क्या हमारा कहलाता है? अधिशोषण। आप समझिए, जब आपकी फ्रिज से कोई बोतल निकालते हैं, आप अपनी फ्रिज से पानी की भरी हुई या पेप्सी की भरी हुई, तो आप जो बोतल होती है, जो पन्नी होती है उसकी या बोतल आप समझिए, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ बूंदे हो जाती। ये हमने बोतल मान ली, ठीक है, पहन ली, और इसके ऊपर हमें क्या कुछ बूंदे दिखाई देने लगती हैं। लेकिन वो बूंदे कुछ समय बाद जब हम उनको हटाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, लगता है कि पानी है। तो वो जो बूंदें होती हैं वो किस घटना के कारण होती हैं? वो हमारी अधिशोषण घटना के कारण ही होती हैं, क्योंकि वो बूंदें जो होती हैं जो उसकी, देखिए अधिशोषण की हम बात करते हैं तो एक कैसे एक सतही घटना है। समझिए, जो अधिशोषण है वो एक सतही घटना है, और अगर ये सतही घटना है तो सतह पर ही होगी, और जब सतह पर ही होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब सतह पर होती है तो इसके बारे में भी हमें कुछ होना चाहिए। तो इस जब सतही घटना है, क्योंकि बोतल की सतह पर होती है, तो ये सतही घटना भी हमारी संभव है। तो अधिशोषण एक कैसी घटना है? सतही घटना है। देखिए, किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना, अट्रैक्टिव होना तथा उस पर प्रेजेंट यानी कि बने रहना अधिशोषण कहलाता है। और ये कैसी घटना है? यह एक सतही घटना है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि अधिशोषण किस प्रकार की घटना है। एक क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में यानी कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरण या उत्प्रेरक। देखिए, इसमें उत्प्रेरण क्या होते हैं? उत्प्रेरण या उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करना। तो समझिए, देख लीजिए आप, देखिए वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरण या उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझिए, अगर कोई रिएक्शंस होती है तो वो क्या होती है, जो जैसे कि रिएक्शन कोई हो रही है, समझिए H + O2, H2 और O2 की रिएक्शंस हो रही है, ये हमारा जल बन रहा है, हमें पता है जल बन रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन फाइनली भी संतुलित नहीं है। तो देखिए, हमें पता है कि जल बन रहा है, अगर हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाए जो क्या करे, जल से अलग कुछ बना दे, कुछ और बना दे, या जल की जो अभिक्रिया हो रही थी, मान लीजिए हमने समझा कि 5 मिनट में हो रही है, और अगर हम इस पर कुछ ऐसा उत्प्रेरक रख दें कि अभिक्रिया बहुत समय एक ही मिनट में हो जाए, बहुत कम समय में हो जाए, तो अगर जैसे कि हमें अभिक्रिया 1 मिनट में करानी, तो हमें यहाँ पर कोई उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। तो उत्प्रेरक का क्या कार्य हो जाएगा? अभिक्रिया के वेगों को परिवर्तित कर सकता है, और हो सकता है 1 मिनट में हो रही हो तो 5 मिनट में भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अब इसको हम संतुलित भी कर देते हैं। देखिए, 2 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 2 बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ पर 2 बढ़ा लीजिए, रिएक्शन भी संतुलित हो गई। अगर आप उदाहरण देना चाहें तो दे दें, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उदासीन। धनात्मक होते हैं बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक होते हैं घटा देते हैं, और जो उदासीन होते हैं वो परिवर्तित ही नहीं करते हैं, अभिक्रिया के वेग के बाद में बिल्कुल जैसे होते वैसे निकलने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन हमारा है, सहचारी कोलाइड किसे कहते हैं? सहचारी कोलाइड किसे कहते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड में कि सहचारी कोलाइड हम किसे कहते हैं। आप इनकी परिभाषा समझ लीजिए, फिर हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
देखिए समझिए, सहचारी कोलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर, कोई ऐसे पदार्थ हैं जो कम सांद्रता पर कैसा व्यवहार करते हैं? सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता यानी कि कम कॉन्सेंट्रेटी पर क्या करते हैं? सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। परंतु होता क्या है, जब उच्च सांद्रता इनको मिल जाती है तो ये कोलाइडों की तरह व्यवहार करते हैं और सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। समझिए, अगर कोई भी पदार्थ ऐसा है जो इसकी अगर हम कम कॉन्सेंट्रेटी रखते हैं, कम सांद्रता रखते हैं, तो वो कैसा व्यवहार करता है? सामान्य के तौर पर प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार, सामान्यतः कौन सा? प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम उनके जो परंतु उसके जो उच्च सांद्रता यानी कि उसकी जब हम सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेटी बढ़ा देते हैं तो वो क्या करता है? कोलाइडों की तरह व्यवहार करने लगता है। जो कोलाइड्स होते हैं उनके तरह अपने व्यवहार प्रकट करने लगता है, उनकी तरह जो उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो प्रकट करने लगता है। तो इस क्रिया जो होती है, इस प्रकार के जो यानी कि जो प्रक्रिया चल रही थी, इस क्रिया को हम सहचारी कोलाइड कहते हैं और ये जो पदार्थ होते हैं हम सहचारी कोलाइड कहते हैं। तो इसीलिए ये जो हैं जो कम सांद्रता पर कैसा व्यवहार करते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह, और ज़्यादा सांद्रता पर कोलाइडों की तरह व्यवहार करते हैं। और सहचारी कोलाइड हमारे कहलाते हैं किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अधिक सांद्रता पर कोलाइडों की तरह और कम सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं और सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे सरल भाषा में हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे। क्वेश्चन है ब्राउनी गति किसे कहते हैं? देखिए ब्राउनी गति किसे कहते हैं, पहले तो हम समझ लेते हैं ब्राउनी गति को की जो सबसे मुख्य पॉइंट होता है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे तो अगर आपको ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो पूरे नंबर मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। देखिए पहले इसका हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ब्राउनी गति का आविष्कार अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए एक क्वेश्चन 1 नंबर में आपके लिए बन रहा है कि ब्राउनी गति का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? ब्राउनी गति के जो नियम दिया था इस नियम के अनुसार कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी कण होते हैं निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, इस क्रिया को ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। समझिए अगर कोई इस तरीके से फिगर दिया गया, देखिए समझिए इस तरीके से आपने कोई कंपाउंड डाल दिया, ठीक है, वो इस तरीके से निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है, इधर से उधर कोई कोना इधर उधर जा रहा है, इस क्रिया को ही ब्राउनी गति कहते हैं। इसी तरीके से आपको उसमें एक जो आपकी जो बुक होगी आप कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से आपको एक चित्र बना हुआ दिखाई देगा। तो वो क्या होता है कि कोलाइडी कण होते हैं निरंतर ऐसे 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 गति करते रहते हैं, इस क्रिया को ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं परिशुद्ध एल्कोहल की। परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? देखिए परिशुद्ध एल्कोहल क्या होते हैं? ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें क्या होता है 90% 95% जो होता है एल्कोहल होता है और 5% जल का मिश्रण होता है, इसे ही परिशुद्ध एल्कोहल करते हैं। देखिए इसमें होता है क्या? 95 यानी कि 95% एल्कोहल होता है तथा 5% जल होता है, जल का होता है और इसका क्या होता है? मिश्रण। 5% जल और क्या हो कि 95% एल्कोहल हो, इसका जो मिश्रण होगा उसे हम परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई ये बीकर है, इसमें क्या है 95% आपका एल्कोहल पड़ी है, तो इसमें हमें 5% जल भी डालना पड़ेगा और इस प्रकार से जो हमारा एक बिलियन बन जाएगा तो हमारा वो बिलियन ही परिशुद्ध एल्कोहल कहलाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए 10 जो क्वेश्चन है वो है हमारा किंडवन पर। किंडवन की क्रिया क्या होती है? देखिए किंड मतलब तोड़ना और वन मतलब किंडवन। किंड मतलब तोड़ना किसे कहते हैं? किंडवन किसे कहते हैं? किंडवन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा अणु एंजाइमों की उपस्थिति में सरल अणुओं में टूट जाता है। अगर कोई इतना बड़ा है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट दें, जैसे कि हम जब पत्थर तोड़ते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसको हम किसी भी अपनी जो भारी चीज़ होती है उससे तोड़ते हैं, लोहे से, तो वो छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से बारीक टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या, अगर कोई प्रक्रिया हो रही तो उसको भी हमें तो तोड़ना है, तो उसमें क्या करेंगे? उसके लिए हमारे जो एंजाइम होते हैं, एंजाइमों की सहायता से उस क्रिया में हम क्या करते हैं? उस क्रिया का किंडवन कराते हैं और वो क्रिया जो होती है एक जो बड़ा अणु होता है वो सरल यानी कि छोटे छोटे अणुओं में टूट जाती है। और इस क्रिया जो होती है, इस प्रकार की जो व्यवस्था चल रही थी, ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें है कि तोड़ने की, इसे ही हम क्रिया को हम किंडवन कहते हैं, किंडवन कहलाती या किंडवन कहते हैं। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको 100% समझ में आए होंगे।
अगर आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और हम आपकी तैयारी करा सकें। तो स्टूडेंट, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम।